हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बल और गति का पार्ट थर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले के दो पार्टों में अपन ने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आगे के जो 20 क्वेश्चन हैं 40 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना 41। यदि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में समान ऊंचाई h से छोड़ा जाता है तो जमीन पर पहुंचने में दोनों को समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। दो गेंदें हैं, एक गेंद जो है वो है लोहे की है और दूसरी किसकी है, लकड़ी की है। अब देखिए यहाँ पर इनको क्या किया जा रहा है, h हाइट से छोड़ा जा रहा है। क्या कर रहे हैं, इन दोनों की जो हाइट है, जो इनकी ऊंचाई है वो कैसी है, समान है। ठीक है, एक गेंद कैसी है, लोहे की है और दूसरी कौन सी है, लकड़ी की है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, जब समान ऊंचाई h से छोड़ रहे हैं, जब इसी बात क्वेश्चन में कही जाए कि उनको छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर इनका जो प्रारंभिक वेग है वो कैसा है, जीरो है। दोनों का जो प्रारंभिक वेग है वो कैसा है, जीरो है। तो h हाइट मतलब कि h दूरी इनको चलने में कितना समय इनको लगेगा। तो देखिए यहाँ पर गति के नियम से हमें पता है कि s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है। और यहाँ पर इनका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, जीरो के बराबर है। और यहाँ से कितनी दूरी ये ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एस की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है अपने को, एच दे रखी है। तो एच बराबर हाफ, और इनका जो त्वरण होगा वो यहाँ पर कौन सा होगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो टाइम आएगा अपने पास √2h/g के बराबर। तो देखिए इस फॉर्मूले से अपन देख पा रहे हैं कि इन दोनों ही वस्तुओं के लिए, इन दोनों ही गेंदों के लिए जो समय है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, उनकी ऊंचाई h और गुरुत्वीय त्वरण g के ऊपर ही निर्भर कर रहा है। मतलब कि उनके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर किन्हीं दो वस्तुओं को यदि आप h ऊंचाई से छोड़ते हो तो उनका जो समय है ज़मीन से टकराने का वो उनके द्रव्यमान के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। वो केवल और केवल किस पे निर्भर करता है, उनकी ऊंचाई h और गुरुत्वीय त्वरण g पर। अब देखिए यहाँ पर दोनों की ऊंचाई समान दे रखी है और दोनों के लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है। तो यहाँ पर जो समय लगेगा इन दोनों के लिए कैसा लगेगा, समान समय लगेगा। मतलब कि एक ही समय में दोनों ज़मीन से टकराएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना है 42। निम्न में से असत्य है, स्थिर विद्युत आवेश ऐसे होते हैं जो गतिमान होते हैं। देखिए स्थिर विद्युत आवेश जो होते हैं वो गतिमान नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, देखिए जो स्थिर विद्युत बल होता है F, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पर जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं KQ1Q2/R²। दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम जब अपन पढ़ते हैं तो KQ1Q2/R², ये क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो ये किसके लिए होता है, ये जो बल होता है दो स्थिर आवेशों के लिए होता है, न कि गतिमान आवेशों के लिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वस्तु का जो भार है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल W बराबर mg। तो यहाँ पर जो भार है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, उसके द्रव्यमान m के ऊपर निर्भर कर रहा है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुरुत्वीय बल के कारण ही वस्तुएं पृथ्वी पर विद्यमान है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी वस्तुएं यहाँ पर क्या है, विद्यमान है। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग राशि है, बिल्कुल सही है, क्योंकि द्रव्यमान कैसा है, अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। क्वेश्चन में अपने को असत्य कथन पूछा है, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घर्षण कम करने की विधि है। तो देखिए घर्षण कम करने की जो विधि है वो कौन सी है, स्नेहक द्वारा। बिल्कुल स्नेहक के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, घर्षण को कम कर सकते हैं। और घर्षण के रूप में मैंने पहले एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था पहले भी, ग्रेफाइट का यूज करते हैं अपन। इसी प्रकार से कैरम बोर्ड के अंदर जैसे पाउडर वगैरह डाल के क्या कर सकते हैं, उसके घर्षण को कम किया जा सकता है। तो वो भी क्या है कि स्नेहक का ही उदाहरण है। बॉल बियरिंग द्वारा, तो देखिए बॉल बियरिंग के द्वारा भी घर्षण को कम किया जा सकता है। बॉल बियरिंग का मतलब क्या होता है, ये एक छोटी छोटी लोहे की गोलियां होती है, इस प्रकार से अपन ने देखा भी होगा।
ठीक है, जो मशीन वगैरह के अंदर यूज में ली जाती है इस प्रकार की बियरिंग। जैसे पंखे की अगर मैं बात करूँ, फ़ैन की अगर बात करूँ, तो इसमें घूमने के अंदर इस प्रकार की जो बियरिंग लगी होती है, जिससे उनमें क्या होता है, घूमने में आसानी होती है। इसी प्रकार से जैसे अपन बात कर सकते हैं, जो दराज वगैरह होती है, जो ऑफिस के अंदर अपन काम में लेते हैं, चेयर्स, तो उनमें जो दराज वगैरह होती है, तो उनमें भी अपन दराज को अगर बिना इस प्रकार से अगर खोलें, बंद करें, तो उसमें थोड़ी सी अपने को क्या होती है, परेशानी होती है। लेकिन यदि उनमें अगर चैनल लगा दिए जाए, अगर उनके साइड में चैनल लगा दी जाए, तो उन चैनल में क्या होती है, लोहे की छोटी छोटी गोलियां लगी होती है, जिससे क्या होती है, उनको खोलने में, बंद करने में बड़ी ही आसानी रहती है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, घर्षण कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलिश के द्वारा भी घर्षण को कम किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई सतह दे रखी है, कोई सतह है वो खुरदरी सतह है, बीच में कहीं कहीं खड्डे हैं, तो इसी सतह क्या होती है, बहुत ज़्यादा घर्षण वाली होती है। ठीक है, यदि इसके ऊपर अपन पॉलिश कर दें, तो बिल्कुल ये सतह कैसी हो जाएगी, एकदम प्लेन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी, जिसके द्वारा इसका घर्षण क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन देखिए 44। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो देखिए दो पिंड हैं, दो पिंड दे रखे हैं, मान लीजिए उनका द्रव्यमान दे रखा है m1 और m2। तो उनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, G m1m2/r²। तो यदि इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, m1/2 और m2/2, मतलब कि जो द्रव्यमान है वो कैसा कर दिया अपन ने, आधा कर दिया। तो इस फॉर्मूले में जब द्रव्यमान को अपन आधा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। m1 की जगह m1/2 रखेंगे, m2 की जगह m2/2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब क्या हो जाएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा हो जाएगा, पहले की तुलना में उसका चौथा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो देखिए आभासी भार को अपन को क्या करना है, अधिक करना है। क्या करना है, आभासी भार को अधिक करना है। तो ये भी क्वेश्चन अपन ने पहले डिस्कस किया था। अगर कोई लड़का है, अगर वो लिफ्ट में जा रहा है, अगर मान लीजिए कि ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसका जो वास्तविक भार, जो आभासी भार होगा वो कितना हो जाता है, जो आभासी भार होता है वो हो जाता है इसमें mg + ma। और यदि लिफ्ट जो है वो नीचे की ओर त्वरित गति में जा रही होती है, तो उस केस के अंदर जो इसका आभासी भार होता है वो कितना हो जाता है, W = mg - ma। तो अपने से क्या पूछा गया है, उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। तो अधिक कब होगा, जब ये जो लिफ्ट है ऊपर की ओर त्वरित गति में जाएगी। तो एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है। तो देखिए पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग का मतलब यह होता है कि यदि किसी वस्तु को, ये पृथ्वी की सतह पर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु दे रखी है, और इस वस्तु को अपन ने इतना वेग दे दिया कि ये क्या है, कि इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या है, बाहर चली जाए। मतलब कि अपन ने इस वस्तु को इतना वेग दे दिया जिससे कि ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से क्या हो जाए, बाहर चली जाएगी, और ये वापस पृथ्वी की ओर कभी नहीं आएगी। तो वो जो न्यूनतम वेग है वही क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। और इसका जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। याद रखना है ये वाली वैल्यू। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर इस वेग से किसी वस्तु को अपन छोड़ दें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और वापस वो कभी पृथ्वी की ओर नहीं आएगी। रॉकेट की गति निम्न में से किस नियम पर आधारित है। तो जो रॉकेट की गति है वो न्यूटन के तीसरे नियम के ऊपर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसके ऊपर आधारित है रॉकेट की गति। आई होप सभी को पता होगा ये वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो पिंड का जो भार होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर। क्योंकि हमें पता है कि जब पृथ्वी के नीचे की ओर जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है,
कम होता जाता है और केंद्र पर इसका मान कितना हो जाएगा 0। और जब केंद्र पर जी का मान 0 हो जाएगा तो पिंड का जो भार होगा वो कितना हो जाएगा 0 के बराबर होगा। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो देखिए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो देखिए अपन जब भी चलते हैं, जब भी जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ज़मीन के ऊपर चल रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है, अपने पैरों से इस ज़मीन के ऊपर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा होता है। जब भी कोई व्यक्ति आगे की ओर चल रहा है तो ये व्यक्ति अपने पैरों से ज़मीन के ऊपर पीछे की ओर बल लगाता है, जिससे ज़मीन क्या करती है, इसके पैरों पर आगे की ओर बल लगाती है, जिससे ये व्यक्ति क्या हो पाता है, आगे की ओर चल पाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो कारण क्या होगा कि घोड़ा आगे की ओर किस बल के कारण चलता है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति की जगह अगर अपन घोड़ा ले लें तो ये घोड़ा आगे की ओर क्यों चल रहा है, क्योंकि ज़मीन इस घोड़े के ऊपर क्या लगा रही है, आगे की ओर बल लगा रही है। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, क्योंकि जो घोड़ा है, घोड़े के जो पैर हैं वो पृथ्वी के पीछे की ओर बल लगाएंगे, जिससे पृथ्वी क्या करेगी, उस घोड़े के पैरों पर आगे की ओर बल लगाएगी और घोड़ा क्या करेगा, आगे की ओर चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होगा और इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखिए। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, इससे शरीर गर्म हो जाता है। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और डी ऑप्शन देखिए छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका भी। तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि जब धावक लंबी दूरी से चलता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, मतलब कि छलांग लगाते समय उसके शरीर में क्या हो जाएगी, गति आ जाएगी। क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी। और जड़त्व के नियम से, जड़त्व की जो गति का जो नियम है, तो उसके अनुसार क्या होगा, जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वो गति में ही बने रहना चाहती है। तो जब ये व्यक्ति दूर से दौड़ता हुआ आएगा तो उसका शरीर किस अवस्था में होगा, गति की अवस्था में होगा, जिससे वो क्या हो पाएगा, ज़्यादा दूरी तक दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी द्रव के स्तंभ की ऊंचाई h, घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो त्वरण के तल पर दाब होगा। ये त्वरण नहीं है, ये क्या होगा, स्तंभ है यहाँ पे। ठीक है, स्तंभ होगा। ठीक है, स्तंभ के तल पर दाब होगा। तो हमें पता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पात्र है और इस पात्र में द्रव भरा हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है और इस द्रव का जो घनत्व है वो कितना है, d है। तो इसमें ये पूछा गया है कि इस पात्र की h ऊंचाई पर, मतलब कि h गहराई पर जो नीचे इसका तल है वहाँ पर दाब कितना होगा। तो हमें सबको पता है कि यहाँ पर किसी भी द्रव के कारण जो दाब होता है वो कितना होता है, डी जी एच के बराबर या फिर एच डी जी। ठीक है नहीं, मतलब कि उसकी ऊंचाई उसके घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है किसी भी द्रव के कारण। किसी भी द्रव के कारण एच गहराई पर जो दाब होता है वो किसके बराबर होता है, एच डी जी के कारण। मान लीजिए कि ये द्रव है और इस द्रव के नीचे एच गहराई पर अपने को क्या निकालना है, इस द्रव के कारण दाब निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, एच डी जी के कारण, जिसके कारण एच क्या है, इसकी गहराई, कितनी गहराई पर अपन दाब निकाल रहे हैं, डी क्या है इसका घनत्व और जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते ट्रक को रोकना कठिन है, यह कथन किस नियम को प्रतिपादित करता है। तो ये जो चलते हुए ट्रक को रोकना कठिन क्यों होता है, क्योंकि जब ट्रक गति अवस्था में रहता है तो वो कैसा होता है, गति अवस्था में ही बने रहना चाहता है।
ये न्यूटन की प्रथम नियम के अनुसार जड़त्व का जो गति का नियम है उसके अनुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही बने रहना चाहती है, जिसके कारण ट्रक को रोकना क्या होता है, कठिन होता है। और ये कौन से नियम को प्रतिपादित करेगा, डी ऑप्शन, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को प्रेक्षण बिंदु से ऊपर की ओर फेंके जाने के पश्चात उसी बिंदु पर लौटने पर उसकी चाल होगी। तो देखिए, यदि किसी वस्तु को मान लीजिए कि u वेग से या u चाल से अपन ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, एक ऊंचाई पर आते आते इसका जो वेग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर ये वापस नीचे की ओर आएगी और वापस ज़मीन से टकराएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है अपने को कि जिस चाल से अपन इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं उसी चाल से ये ज़मीन पर टकराती है। इसका मतलब जो फाइनल इसकी चाल होगी वो किसके बराबर होगी, u के बराबर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वेग, तो वेग ध्यान में रखना है, वेग का जो परिमाण है वो तो कितना होगा, वेग का परिमाण दोनों ही केस में कैसा होगा, u के बराबर होगा, लेकिन दिशा कैसी होगी, दोनों में विपरीत दिशा होगी। ठीक है, चाल बराबर होगी लेकिन वेग में क्या होगा, दिशा दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी, और उसका परिमाण कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरल आवर्त करती हुई गति की अधिकतम चाल होगी। तो देखिए, जो सरल आवर्त गति होती है उसकी जो चाल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है, उसका आयाम, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है उसकी कोणीय आवृत्ति। ओमेगा का मतलब कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अधिकतम चाल कहाँ पर होगी, जब अक्स का मान 0 होगा, मतलब कि अक्स की वैल्यू जब मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी, उस केस में वेलोसिटी जो वेग है वो क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, नहीं तो अक्स बराबर जब 0 होगा तो उस केस के अंदर उस पार्टिकल की जो चाल होगी वो क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, और वो कितनी होगी, ए ओमेगा के बराबर। किसके बराबर होगी, ए ओमेगा के बराबर। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो सरल लोलक होता है, ठीक है, वो भी क्या करता है, एक सरल आवर्त गति करता है। ठीक है, तो इसका जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए कि जो सरल लोलक होता है उसका जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, देखिए लंबाई जब बढ़ा दी जाएगी तो जो उसका आवर्तकाल होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवर्ती का एसआई मात्रक होता है, तो आवर्ती का जो एसआई मात्रक होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, इसका एक मात्रक अपन ये भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर एन बराबर 1/t। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम किस में लिखते हैं अपन, सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर एक इसका मात्रक और भी होता है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसका भी अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रहों की गति को समझने के लिए भूकेंद्रीय मॉडल किसने दिया था। ये अपने को याद रखना है, जो ग्रहों की गति को समझने के लिए जो भूकेंद्रीय मॉडल है वो आर्यभट्ट ने दिया था। किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। ध्यान में रखना है, ये न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था। ध्यान में रखना है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, जबकि भूकेंद्रीय मॉडल आर्यभट्ट ने दिया था। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो होती है 6400 मीटर नहीं होती है, 6400 किलोमीटर होती है। ध्यान में रखना है इसको भी अपने को। ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन अपन देखें 6400 डायरेक्ट उसको करेक्ट कर दे। ध्यान में रखना है 6400 किलोमीटर होती है। क्या होती है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 6400 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ये होगा अपना सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है। तो ध्यान में रखना है, जो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसका मेजरमेंट अपन बैरोमीटर से करते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर के अंदर क्या लेते हैं अपन, पारा बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, पारा बढ़ते हैं। तो पारे के स्तंभ की जो 76 सेंटीमीटर हाइट है, जो पारे की 76 सेंटीमीटर हाइट का जो दाब होता है वही क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है।
तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का भी अपने को ध्यान में रखना है कि जो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो पारे के स्तंभ की 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का दाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तरल पर दाब अधिकतम होगा। देखिए कोई भी तरल है, कोई भी द्रव भरा हुआ है किसी भी पात्र के अंदर, तो उसके कारण जो एच गहराई के ऊपर एच गहराई में जो दाब होता है वो किसके बराबर होता है। अभी अपन ने पढ़ा था डेंसिटी, हाइट और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पे देखिए समान गहराई है, इसका मतलब इनकी जो गहराई कैसी है वो समान है, गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होगा, सेम होगा। तो अब जो दाब है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, घनत्व के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर निर्भर करेगा। तो जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा उसका दाब भी सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए केरोसिन तेल, शुद्ध पानी, समुद्र पानी और पारा, तो इन चारों में से जो पारा जो होता है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसके कारण जो लगने वाला दाब होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये थे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन। तो अगली क्लास में अपन इसी प्रकार से एक नए टॉपिक के साथ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।